So, very well. Good evening to everyone. Good evening, Rajkumars. सो ये हमारी ऑफ स्काइनी सीरीज जो हम कॉन्सेप्चुअल सीरीज पढ़ रहे थे उसका सेकंड लेक्चर है। और इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम जो है उसी एनाटॉमिकल जो रिव्यू हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहीं पर हमने ढेर सारे कंसेप्ट जो है लर्न करने हैं। सो दैट्स वाई वेलकम टू नोट्स। एंड फटाफट से हम जो है मिनिमम से मिनिमम टाइम वेस्ट करते हुए सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ मिडवाइफरी नर्सिंग में हम एनाटॉमिकल रिव्यू पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और यहाँ पर हमने जो डिस्कस करना है विच इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल जेनाइटेलियाज, बिकॉज ऑफ इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। हमने कैसे बल्बार पेडिडम के बारे में डिस्कशन किया। एंड आफ्टर ऑल दैट उसके बाद में हमने बल्बा के मेजर पार्ट सच इज मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, and the clitoris and the vestibule, the triangular area bounded by clitoris and the labia minora, and the posteriorly the forchati, and the openings and the multiple, so many other things. So now for today we are going to discuss about the internal genital organ. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने हमने बोला इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उनके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी। सो दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर कि रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट टू इंस्पेक्शन। और देखने के लिए कौन कौन से पार्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट सिंपली 4 ऑर्गन्स है जो आपने सिंपली याद रखने हैं, जिसमें से 3 तो एक ऑर्गन है और ओवेरी एक गोनेड है। ओके, ओवेरी का काम है बेसिकली एग बनाना। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये एक गोनेड है। ओके, गोनेड क्या होता है वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे जब ओवेरी की बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको 3 ऑर्गन्स और बताता हूँ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएंगे, जिनको हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। जैसे वेजाइनल ओपनिंग के बाद में वेजाइना आएगी, वेजाइना के बाद में यूटरस, एंड द यूटरस के बाद में फैलोपियन ट्यूब। हो सकता है आज के लेक्चर में केवल हम वेजाइना और यूटरस का डिस्कशन करें, बाकी की बची हुई बातें अगले लेक्चर में डिस्कस करें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज वेजिना और द वेजाइना। ओके, वेजाइना के बारे में जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो प्लीज़ आपने सब आने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज डिस्टेंसिबल। डिस्टेंसिबल मतलब बेसिकली ये फैल सकती है, इसमें कैपेसिटी है कि जो वेजाइना है उसमें फैलने की क्षमता होती है, डिस्टेंसिबल होती है। एंड द सेकंड थिंग इज दिस इज एन फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन, मतलब इसमें फाइब्रस टिश्यू भी है और मस्कुलर टिश्यू भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेजाइना में मसल्स होती है तो डेफिनेटली मसल्स होती है। इट मीन्स वेजाइना में काफ़ी बार कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगे। ओके, तो बेसिकली आपने समझ के चलना है कि ये फाइब्रो मस्कुलर टाइप का ऑर्गन है थोड़ा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप प्लीज़ करेक्ट कर लेंगे। दिस इज एन टाइप ऑफ फाइब्रो मस्कुलर टाइप ऑफ ऑर्गन। अमेजिंग। नाउ व्हाट अबाउट वेजाइना। वेजाइना का फंक्शन क्या है? तो दैट वेजाइना एक्ट एज ए यूटराइन सिक्रीशन, दैट एक्ट एज ए पैसेज फोर्स। इसमें से क्या क्या निकल सकता है, एक रास्ते की तरह काम करती है। कौन कौन से रास्ते की तरह कि यूटरस में जो सिक्रीशंस बन रहे होंगे वो वेजाइना के थ्रू बाहर आएंगे। यूट्रस से जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड जो है, जो एंडोमेट्रियम शेड होगी टूट के निकलेगी, वो भी वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। कॉपुलेशन का रास्ता है भाई, यहीं पे तो सेक्सुअल एक्टिविटी, यहीं पे तो कॉपुलेशन किया जाएगा वेजाइना में, तो उसका रास्ता है इन द बर्थ कैनाल। बेबी एंड द बेबी के जो प्रोडक्ट्स है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ रहे होंगे। बहुत बढ़िया। इसकी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा सा स्लाइडली यहाँ पे बनाया हुआ है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैनाल ना हो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है वेजाइना का। तो ध्यान से देखो कि वेजाइना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी कैनाल ना हो के थोड़ी सी पीछे की तरफ जब जाती जा रही है तो उसका साइज, उसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। तो आपने याद रखना है आगे वाला पार्ट तो किधर की तरफ ओपन होता है, एंटीरियर पार्ट तो बल्बा वाली साइड में है ना, वेस्टिब्यूल में ओपन होता है ना। और जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है वो किधर की तरफ ओपन होगा, तो यूट्राइन कैविटी की तरफ, यानी कि यूट्रस की तरफ ओपन होगा। अगर ध्यान से देखें तो आगे वाला जो इंट्रोइटस वाला पार्ट, हमने बोला था ना इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इंट्रोइटस। तो इंट्रोइटस वाला पार्ट कैसा है, नैरोएस्ट होता है। सबसे सकड़ा पार्ट वेजाइना का इंट्रोइटस की तरफ होगा और सबसे वाइडर पार्ट किधर की तरफ होगा, अपर पार्ट यानी कि यूट्राइन कैविटी की तरफ होगा। Is that great? Now we have to be discuss about the balls of vagina. What are the balls of vagina? मतलब वेजाइना में 4 दीवारें होनी है। ऑब्वियसली सोच के देखो, एक आगे की तरफ, तो एक पीछे की तरफ और 2 साइड में। ओके, बहुत बढ़िया। तो कौन कौन सी बॉल्स हमने डिस्कस करनी है? तो 4 तरह की बॉल्स है हमारे पास, है तो 3 तरह की, लेकिन टोटल बॉल 4 है। एक एंटीरियर बॉल है, एक पोस्टीरियर बॉल है, 2 लैटरल बॉल्स है। अब हमने ये समझना है कि ये चारों की चारों बॉल किस जो बॉल्स हैं ये रिलेशन किस ऑर्गन से बना रही है। ओके, तो 1 मिनट के लिए मैं ये स्ट्रक्चर डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज यूटरस, सॉरी दिस इज ब्लैडर। यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज ब्लैडर, और ये ब्लैडर से निकली हुई यूरेथ्रा,
और ये यूरिनरी मीटर्स तो वेस्टिब्यूल में ओपन हो रहा होगा यूरिनरी मीटर्स, चलो ऐसा समझ के चलते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आती है दैट स्ट्रक्चर इज यूटरस। तो जस्ट इमेजिन कि दिस इज द यूटरस, ओके, दिस इज वेजिना, ये यूटरस है, दिस इज वेजाइना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये भी इंट्रोइटस के थ्रू यहाँ ओपन हो गया। और इसके पीछे वाले पार्ट में जो है रेक्टम प्रेजेंट होगा, जो कि वेस्टिब्यूल में तो ओपन नहीं होगा, लेकिन यूरिनरी मीटस इंट्रोइटस के पोस्टीरियरली ओपन होगा। ओके, तो वेजाइना ये बॉडी का एंटीरियर पार्ट है और ये बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट है। तो ध्यान से देखो, वेजाइना की जो एंटीरियर वॉल है, ये हम साइड से देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन लेके, तो वेजाइना की जो एंटीरियर वॉल है इसमें क्या रहा होगा, यूरेथ्रा भी आएगा और थोड़ा बहुत ब्लैडर भी आएगा। और पोस्टीरियर वॉल पे क्या रहा होगा, तो रेक्टम का पार्ट आएगा। ओके, और लेटरल वॉल में तो कुछ ऑर्गन है नहीं, तो लेटरल वॉल में जो है कुछ मसल्स आएंगे। ओके, तो याद रखना है ये कि जो वॉल्स ऑफ वेजाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटीरियर वॉल वाला, क्योंकि इसको जब हम फिस्टुलाज पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर तो ये बहुत काम आने वाला है। तो वॉल्स ऑफ वेजाइना में एंटीरियर वॉल जो होती है उसकी लेंथ सबसे पहले आपने याद रखनी कि एंटीरियर वॉल की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है, और पोस्टीरियर वॉल की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर होती है, मतलब 1.5 से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीरियर वॉल 7.5 सेंटीमीटर की है, तो पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर की है, तो 1.5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर की, तो पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर की है, बात बढ़ी। इस एंटीरियर वॉल के दो रिलेशन बनते हैं, एक तो ब्लैडर से और एक यूरेथ्रा से। मतलब अपर जो 2/3 पार्ट है, इस मेजर पार्ट जो एंटीरियर वॉल का, वो तो उसके जस्ट आगे कौन होता है, ब्लैडर। और जो लोअर 1/3 पार्ट है उसके आगे जस्ट क्या होती है, यूरेथ्रा। फीमेल में यूरेथ्रा की जो लेंथ है मात्र 3 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो आप सोच के देखो ना कि कितना सा जो पार्ट कवर कर पाएगी यूरेथ्रा के पीछे। ओके, नाउ द पोस्टीरियर वॉल के बारे में, तो पोस्टीरियर वॉल के 3 पार्ट हम डिस्कस करेंगे, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड द लोअर 1/3। ओके, ये तो मेरे को समझ में आ गया कि मिडिल 1/3 जो है रेक्टम के एम्प्यूला वाले पार्ट से कवर होता है, और लोअर 1/3 के पीछे जो है पेरिनियम बॉडी होती है, जहाँ पर ढेर सारी मसल्स आगे जुड़ती है। एक बॉडी है जिसका नाम है पेरिनियम बॉडी। लेकिन अपर जो 1/3 है उसके जस्ट पीछे होता है क्या, पाउच ऑफ डगलस। ना व्हाट इज पाउच ऑफ डगलस, तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाई है, स्ट्रक्चर्स ये जो ड्रॉ की है, इन स्ट्रक्चर्स में वेट ए सेकेंड, तो इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई हम जब करेंगे तो आपको थोड़ा सा चीज़ आइडेंटिकल लगने लगेगी, समझ में आने लगेगी। ओके, यहाँ पर मैंने बोला कि 3 ऑर्गन साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, ब्लैडर प्रेजेंट है, यूट्रस प्रेजेंट है और पीछे की रेक्टम प्रेजेंट है। इन सब के ऊपर एक पेरिटोनियम की शीथ चलती है। क्या चलती है, पेरिटोनियम की कवरिंग चलती है। ओके, अब ध्यान से देखना, मैंने बोला है पेरिटोनियम की कवरिंग जब चलती है तो कुछ इस तरह से चलती है, जो ब्लू वाली लाइनिंग है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 स्पेस क्रिएट हो रहा है। एक स्पेस जो है यहाँ क्रिएट हो रहा है और एक स्पेस जो है यहाँ क्रिएट हो रहा है। यानी कि एक स्पेस जो क्रिएट हो रहा है वो यूटरस के बीच में और ब्लैडर के बीच में क्रिएट हो रहा है, और दूसरा स्पेस यूटरस और रेक्टम के बीच में क्रिएट हो रहा है। तो इन दोनों स्पेस को नाम देना जरूरी होता है। आगे वाला स्पेस को ध्यान से देखो, रेक्टम के यूटरस और बेसाइकल के बीच में, ब्लैडर को ऑल्सो कॉल्ड एज बेसाइकल, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द यूटेरो बेसाइकल। और ऑब्वियसली एक पाउच है, तो दिस इज कॉल्ड द यूटेरो बेसाइकल पाउच। बट ये वाला पाउच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पीछे वाला है, क्योंकि बहुत छोटा सा पाउच होता है, पीछे वाला पाउच बड़ा है और ये वेजाइना से रिलेशन भी बना रहा है। तो जो अपर 1/3 पार्ट है वो कहाँ किसके कांटेक्ट में होता है, वेजाइना का पाउच ऑफ डगलस के कांटेक्ट में होता है। इज दैट ग्रेट? तो दैट पाउच इज कॉल्ड एज द पाउच ऑफ डगलस, ऑल्सो कॉल्ड एज द रेक्टो यूटराइन पाउच, या फिर एक नाम और है इसका बड़ा फैंसी सा, दिस इज कॉल्ड द कल डे सैक, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो। ऑब्वियसली वो तो सिंपल नाम हो गया ना, रेक्टो और यूट्रस के बीच में, तो रेक्टो यूटराइन पाउच। इसमें तो आपने कुछ क्रिएटिवली कर नहीं दिया ना, तो रेक्टो यूटराइन पाउच बोल दो, या फिर कल डे सैक बोल दो, या फिर पाउच ऑफ डगलस इज द मोर ऑफ फेमस वर्ड। ओके, इसका हम यूज क्या बताएंगे क्लिनिकल, वो आगे के लिए वेट करें। अगेन इस वाले पार्ट पे आ गए, तो आई थिंक तीनों चीज़ें समझ में आई होगी कि व्हाट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट में पाउच ऑफ डगलस, अपर 1/3 में, रेक्टम मिडिल में, और पेरिनियम बॉडी लोअर 1/3 में।
नाउ लेटरल वॉल की तरफ आते हैं। लेटरल वॉल साइड में फिर मसल्स है, कौन कौन सी मसल्स यहाँ पे आगे अटैच हो रही होती है, तो लेविटर एनाई मसल्स होती है, बल्बो यूरेथ्रल मसल्स होती है, वेस्टिबुलर बल्ब यहाँ पे आगे जुड़ता है, और बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट हो सकती है साइड्स में। दैट्स इट ही, बस याद, अगर याद है आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी, इसमें और कोई ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। यहीं पर मैंने एक इमेज जो है आपके सामने दिया हुआ है, अगर इस इमेज को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो दैट इज लेवियम माइनोरा, दैट लाइक फ्रेनुलम जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट देख पा रहे हैं, दैट ऑल इज लेविया माइनोरा। ओके, और जस्ट वेट ए सेकेंड, दैट ऑल इज लेविया माइनोरा। और इस लेविया माइनोरा के बाद में ये वेजाइना वाला जो ओपनिंग देख रहे हैं, दैट ओपनिंग इज वेजाइना। इस वेजाइना के अंदर आपको जो है कुछ रोके दिख रहे हैं, लाइन्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस आर कॉल्ड द रोके। और ये जो ओपनिंग ऊपर की तरफ दिख रही है, दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग, एंड दैट ऑल पार्ट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल। ओके, जिसमें दोनों ओपनिंग, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है, दिस इज वेजाइनल ओपनिंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ओके, एंड दैट यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ थोड़ा सा और जाएंगे तो क्लाइटोरिस प्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। न्यू होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द फोरचैटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर कमीशर, क्योंकि ये लेविया मेजोरा है तो ये वाला पार्ट इज पोस्टीरियर कमीशर, लेविया माइनोरा है तो इसका पोस्टीरियर यहाँ पर क्या कहलाता है, फोरचैटी। विद दैट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, यहीं पर अगर हम वेजाइना का अगर क्रॉस सेक्शन ले, ऐसे वेजाइना को अगर काटे, तो अगर हम वेजाइना का जब भी क्रॉस सेक्शन लेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, तो वेजाइना कैसी अपीयर होती है हमें, तो एच शेपेड जो है वेजाइना अपीयर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको फॉर्निसेस दिखाई देते हैं, और फॉर्निसेस का नंबर कितना है, 4। तो आपको 4 फॉर्निक्स दिखाई देते हैं, 4 फॉर्निसेस दिखाई पड़ देते हैं। फॉर्निक्स और फॉर्निसेस में इतना अंतर है, अब 4 हैं तो जब हम प्लूरल वर्ड यूज कर रहे होंगे, सबको ग्रुप में बोल रहे होंगे, तो फॉर्निसेज एक प्लूरल टर्म है और फॉर्निक्स एक सिंगुलर टर्म है, अकेले के लिए बोलेंगे। 4 फॉर्निक्स कैसे हैं, तो जब इसको क्रॉस सेक्शन लिया तो एक फॉर्निक्स आगे होगा, एक पीछे होगा, 2 पाउच पीछे होंगे। ओके, ये फॉर्निक्स का एक्चुअली में मतलब क्या है, तो थोड़ा सा और डिटेल में चलने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं हमको फॉर्निक्स होते क्या। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए अभी, पर नहीं होगा, थोड़ी देर में देखना। ये मान के चलो कि अगर वेजाइना है, तो वेजाइना तो एक कैनाल की तरह, जस्ट इमेजिन कि मैंने एक कैनाल ड्रॉ किया। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जब ये वेजाइना यूटरस के साथ कनेक्शन बनाती है, तो मान के चलो कि ये यूटरस इस तरह से यहाँ आगे ख़त्म हो गया और वेजाइना ये रही, तो वेजाइना के साथ यूटरस का कनेक्शन ऐसे होना चाहिए था, लाइक जैसे जहाँ पे यूटरस खत्म हुआ जस्ट वेजाइना शुरू हो जाए। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में रियल में होता क्या है कि अगर ये यूटरस है तो वेजाइना इसके थोड़े ऊपर से शुरू होती है, थोड़े से ऊपर से शुरू होती है। तो अगर इस जगह में ध्यान से देखोगे ना आप, तो यहाँ पर 2 पाउच बने या नहीं बने, ये साइड में, ये साइड में अगर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ये यूट्रस के बीच में, और यहाँ पर तो ये ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या देख पाऊँगा, ये यूट्रस की स्ट्रक्चर अगर है और ये अगर वेजाइना है, तो यहाँ पर 2 कैविटी बनेगी, और ये कैविटी इसलिए बनी क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर से अटैच हुआ। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, फॉर्निसेस बोलते हैं, फॉर्निक्स बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 4 फॉर्निक्स बनेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर राउंड है ना, ये भी राउंड है। ये तो हम साइड वाइज देख पा रहे हैं, जब मैं साइड से देख रहा हूँ तो देख पा रहे हैं। ये अभी मान के चलो कि ये हमने एंटीरियर भी लिया, आगे से देख रहे हैं, तो आगे से देख रहे हैं तो 2 ये फॉर्निक्स कौन से दिख रहे होंगे, लेटरल। लॉजिक लगा के देखो, अगर आपने ऐसे क्रॉस सेक्शन लिया तो आपको लेटरल फॉर्निक्स दिख रहे होंगे। और अगर यहीं पे मान के चलो कि मैं लेटरल भी लूँ, कि मैं साइड से देखूँ फीमेल को, तो साइड से देखूंगा तो यूट्रस ऐसे दिख रहा होगा और अगेन फॉर्निसेज ऐसे दिख रहे होंगे। तो टोटल ये एंटीरियर फॉर्निक्स हो जाएगा इस केस में, और ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स हो जाएगा। लॉजिकल बात है। तो टोटली हमारे पास कितने फॉर्निक्स होंगे, 4 फॉर्निक्स। तो 4 फॉर्निक्स है क्या, पहली बात तो फॉर्निक्स आर नथिंग, जस्ट दे आर पाउच। तो ये वेजाइनल कैनाल के बाद में जो 4 जो पाउचेज बनते हैं मेरे पास, दीज आर कॉल्ड एज दी फॉर्निसेज। तो टोटल 4 फॉर्निसेज है, जिसमें से एक एंटीरियर है, 2 लेटरल फॉर्निसेज है और एक पोस्टीरियर फॉर्निक्स है। ये लेटरल है, लेटरल फॉर्निक्स, एंटीरियर फॉर्निक्स और द पोस्टीरियर फॉर्निक्स। इंपॉर्टेंट बात इसमें याद क्या रखनी है, जो आगे काम आएगी, कि सबसे जो छोटा इसमें फॉर्निक्स होता है वो कौन सा होगा, एंटीरियर। सबसे बड़ा डीपेस्ट फॉर्निक्स है वो कौन सा है, पोस्टीरियर। लॉजिकल भी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि पोस्टीरियर बॉल की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। तो पोस्टीरियर बॉल थोड़ी सी और आगे तक चलेगी, और आगे तक चलेगी तो भाई फॉर्निक्स तो बड़ा बनेगा। तो डीपेस्ट जो फॉर्निक्स है उसमें कौन सा है, पोस्टीरियर फॉर्निक्स है। और एंटीरियर फॉर्निक्स क्या है, सबसे सैलोएस्ट है। ये 2 क्वेश्चन आपने इस केस में याद रखने। बहुत बढ़िया। जो डायग्राम इमेज में उस टाइम पे आपको समझाना पड़ा जो चाह रहा था,
वो इमेज यही वाला इमेज है, ठीक है। ये जो बना हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देगी। देखो ये जो आपने देखा, दिस इज ब्लैडर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दैट स्ट्रक्चर इज ब्लैडर, और ब्लैडर के नीचे ये जो है दैट ऑल इज यूरेथ्रा। यहाँ पर ये पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा है दैट इज ऑब्वियसली रेक्टम का एम्प्यूला, एंड ये जो स्ट्रक्चर बीच में दिख रही है दैट स्ट्रक्चर इज यूटरस। बस ये यहाँ तक है, दिस इज यूटरस। इसके नीचे जो चल रहा है दिस इज वजाइना, इसके नीचे जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर चल रही है दिस इज वजाइना। तो मान के चलो कि इस लेवल पे मैं सेग्रेट करूँ तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि इस वजाइना की एंटीरियर वॉल का ऊपर का 2/3 पार्ट कहाँ पे आ रहा है, जस्ट ब्लैडर के पीछे, और इसका जो नीचे का 1/3 पार्ट है वो कहाँ आ रहा है, यूरेथ्रा के पीछे। पोस्टीरियर वॉल अगर आप देखोगे तो पोस्टीरियर वॉल में तो क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टम आता है, देन पाउच ऑफ डगलस यहाँ पर आ जाएगा। दैट पाउच इज कॉल्ड द रेक्टोयूटेरन पाउच, ये वाला पाउच द रेक्टोयूटेरन पाउच, या फिर ऑल्सो कॉल्ड द पाउच ऑफ डगलस, या फिर ऑल्सो कॉल्ड द कल डे सैक। तो कल डे सैक भी आ रहा है, ठीक है, और पेरिनियम बॉडी भी आएगी। ओके, ये हम कैसे देख रहे हैं, तो ये फीमेल इस तरह से खड़ी हुई है, मतलब ये फीमेल का एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। तो हम कौन सा व्यू लिया है हमने, लेटरल व्यू लिया, हम साइड से देख रहे हैं। तो साइड से जब देख रहे होंगे तो यही स्ट्रक्चर दिख रही होगी ना, एंटीरियर देख रहे होंगे तो दूसरी स्ट्रक्चर दिखेगी, एंटीरियर देखेंगे तो फॉरनेस से दूसरा देखेंगे। यहीं पर ध्यान से देखो कि जो वेजाइना की जो बॉल है ये 7 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है, थोड़ी सी ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर ये जो फॉर्निक्स बनेगा, कहाँ पर, ये जो फॉर्निक्स बन गया छोटा सा, दैट फॉर्निक्स इज एंटीरियर फॉर्निक्स एंड दैट इज पोस्टीरियर फॉर्निक्स। सिंपल है। ये तो एक ओवेरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है जो इस ओवेरी के ऊपर फेम्ब्रिज से चिपकी हुई है, बाकी इस स्ट्रक्चर के अंदर और कुछ ज़्यादा है नहीं। ओके, ये जस्ट बोन का पार्ट है सिम्फाइसिस प्यूबिस का। ये पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ये येलो वाला सारा का सारा फैट है। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, ये मेरे को भी चीज़ें समझ में आई। यहीं पर मैं एक सिंपल सी चीज़ और बता दूं कि जो वेजाइनल कैनाल है पूरी की पूरी, उसके अंदर कितनी लेयर्स होती है। तो 4 कैनाल तो है, तो वही टिश्यू की तो बनी होगी ना, तो सिंपली 4 जो है लेयर्स इसके अंदर होती है। 4 लेयर में क्या क्या है, तो सबसे पहली लेयर तो हमेशा जो है सीरस लेयर हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि वेजाइना में कोई सीरस लेयर नहीं होती है। तो आई एम सेइंग देयर इज ए बिग नो अबाउट द सीरस लेयर, देयर इज नो सीरस लेयर इन वेजाइनल केयर, ठीक है, एक्सेप्ट द कल्डेट सैक एरिया। कल्डे सैक एरिया जो है उसके अलावा यहाँ पर जो है सीरस लेयरिंग कहीं नहीं होती। तो याद रखना है वेजाइना में 3 ही लेयर होती है, बाहर की सीरस लेयर कभी भी नहीं होगी एक्सेप्ट कल्डे सैक वाला पार्ट। ओके, जो कल्डे सैक वाला पार्ट है वहाँ पर सीरस लेयर प्रेजेंट होती है। कल्डे सैक क्या होता है मैंने इस डायग्राम में पहले भी समझाया, लेकिन अभी भी समझा रहा हूँ। ये देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूट्रस है, और ये पीछे की तरफ अगर रेक्टम है तो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो पाउच बन रहा है दैट पाउच इज कॉल्ड द यूटेरोवेसाइकल पाउच, और रेक्टम और यूट्रस के बीच में जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड द रेक्टोयूटेरन पाउच, ऑल्सो कॉल्ड द कल्डे सैक और ऑल्सो कॉल्ड द पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो नाम याद रखना है दैट इज कॉल्ड एज द, वो नहीं लिखा तो मैं भी लिख देता हूँ, पाउच ऑफ डगलस। ओके, देन दैट पार्ट, वाई दैट पार्ट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंटली, जब भी हम सोनोग्राफी वगैरह फीमेल की करवा रहे होंगे, डॉक्टर कर रहा होगा, तो इन दैट सेंस इस पाउच ऑफ डगलस में नॉर्मली कुछ नहीं होना चाहिए। नॉर्मली यहाँ पर इंटेस्टाइन्स पड़ी होती है, क्योंकि पूरी की पूरी कैविटी है ना ऊपर, तो यहाँ पर तो इंटेस्टाइन्स वगैरह आके इकट्ठी हो जाती है, इंटेस्टाइन पड़ी रहती है, खाली जगह नहीं है ना। लेकिन कभी कभार यहाँ पर कुछ हमको फ्लूइड मिल सकता है। अगर यहाँ पर हमको फ्री फ्लूइड मिल रहा है तो ये नॉर्मली केस होता है पीआईडी का, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाए तो यहाँ पर फ्री फ्लूइड मिलने लग जाता है। देन फ्री फ्लूइड अगर कभी प्रेजेंट हो रहा है तो आपने केस समझ के चलना है कि पीआईडी का केस हो सकता है। और यहाँ पर अगर ब्लड प्रेजेंट हो रहा है तो ब्लड प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस, इन केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, नॉर्मली जब भी प्रेगनेंसी हो रही होती है तो प्रेगनेंसी को जो है प्रोडक्ट ऑफ जो प्रेगनेंसी है उसको कहाँ पे चिपकना है, इम्प्लांटेशन जिसे कहते हैं। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होना है, यूटरस में, लेकिन यूटरस के अलावा वो कहीं और पे बेबी इम्प्लांट हो जाए, कहीं और पे लग जाए, दिस इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली ये जो एक्स्ट्रा जो यूट्राइन जो इम्प्लांट्स होते हैं ये कहाँ लग जाते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में लग जाता है। तो एंड ऑफ द डे जब बेबी बढ़ रहा होगा तो फैलोपियन ट्यूब में जो इतनी जगह नहीं है तो वो रप्चर होगी,
रप्चर होगी तो ब्लीड करेगी, और उसका ब्लड कहाँ पे आके इकट्ठा होगा, तो सोच के देखो यार, पोस्टीरियर साइड में कल डे सैक में आके इकट्ठा होगा। तो कल डे सैक में अगर इकट्ठा होगा तो ब्लड मिलेगा। तो अगर ब्लड मिल रहा है तो आपने यहाँ समझ के चलना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस है। अगर फ्री फ्लूइड मिल रहा है तो दिस इज अ केस ऑफ PID। कैसे इसको और हम कंफर्म करते हैं, तो सिंपली क्या करते हैं कि निडल डालते हैं, और निडल डाल के पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ये पोस्टीरियर फॉर्निक्स वाला एरिया, अब तो आई थिंक आप बहुत इजीली समझ पा रहे हैं। पोस्टीरियर क्यों, क्योंकि मैं लेटरल भी ले रहा हूँ। ओके, ये आमने सामने वाली बात है ना। देखो ये एंटीरियर में, पोस्टीरियर में, मिडल में, तो लेटरल व्यू की बात कर रहे हो आप डेफिनेटली। तो लेटरल व्यू से जब आप देख रहे हो तो ये एंटीरियर फॉर्निक्स है, और ये वाला पार्ट है पोस्टीरियर फॉर्निक्स। तो देखो बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ से एक वजाइना से निडल डालेंगे पोस्टीरियर फॉर्निक्स, और कहाँ पहुँचाएंगे, कल डे सैक में, और यहाँ से जो है फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेंगे। ओके, और हम उस फ्लूइड को टेस्ट करवा लेंगे, पता कर लेंगे उसके अंदर क्या है। तो डेफिनेटली जब भी ऐसा कोई प्रोसेस किया जाता है कि जहाँ पर निडल डाल के फ्लूइड निकाला जाता है, तो उस प्रोसेस के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं सेंटेसिस, विच सेंटेस है। लाइक जैसे कि थोरेसिक कैविटी में जो निडल डाल के फ्लूइड निकाल लेते हैं लंग्स के थ्रू, दिस इज कॉल्ड द थोरासेंटेसिस। थोरा मतलब थोरेसिक कैविटी से, दैट्स वाई थोरासेंटेसिस। ओके, हम एमनियोटिक कैविटी में एमनियोसेंटेसिस कर रहे होते हैं। ओके, पेरिकार्डियो कैविटी में पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर रहे होते हैं। सच इज यहाँ पर जब कल डे सैक में सेंटेसिस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज दी कल डे सेंटेसिस। तो व्हाट इज कल डे सेंटेसिस, जस्ट सिंपली पोस्टीरियर फॉर्निक्स के थ्रू वो कल डे सैक में निडल डाला और फ्लूइड बाहर निकाला, इज कॉल्ड एज द कल डे सेंटेसिस। दिस इज ऑल अबाउट दी योर कल डे सैक। ओके, सो मैंने बोला कि लेयर जब हम डिस्कस करें तो यहाँ पर कोई सीरियस लेयर तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सेकंड नंबर पे मस्कुलर, ये इनर से आउटर से इनर की तरफ चल रहे हैं। सबसे बाहर क्या होनी चाहिए, सीरियस, लेकिन सीरियस नहीं है। तो सबसे बाहर क्या है, मस्कुलर लेयर है, उसके बाद में हमेशा सब म्यूकस आती है, उसके लास्ट में म्यूकस लेयर आती है। म्यूकस लेयर कौन सी होगी, क्योंकि वही तो लाइनिंग बनाएगी, और हमेशा यही तो हम पढ़ते आए कि म्यूकस लेयर सबसे इनर मोस्ट, सबसे एपिथेलियम जो एक्सपोज होगी। कौन सी एपिथेलियम है जो एक्सपोज होगी, म्यूकस ही तो एक्सपोज होगा, तो सब छिपरी होगी म्यूकस के नीचे। तो जो छिपरी नहीं होगी, वो जखरी होगी, वो कौन सी होगी, म्यूकोसा। तो यहाँ पर कौन सी म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर म्यूकोसा कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ध्यान से सोचो और पीछे से चलो। वेजाइना की जस्ट पहले अभी हमने क्या पढ़ गया थे लास्ट क्लासेस में, बल्वा के अंदर एपिथेलियम कौन सी थी, सेम थी। वहाँ पर भी स्क्वेमस एपिथेलियम थी, और उसकी भी मल्टीपल लेयर जमी थी तो स्क्वेमस एपिथेलियम ही उसकी, लेकिन मल्टीपल लेयर थी, तो दैट्स वाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, और थी तो ऐसे एपिथेलियम ही, सो दैट्स वाई देयर वाज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना कि वहाँ पर केराटिनाइज्ड भी थी। वहाँ पर क्या थी, केराटिन, क्योंकि वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस, तो वहाँ पर जो लगाई थी वो KSAC लगाई थी, मतलब केराटिन और डाल दिया था उसमें। तो दैट्स वाई दैट म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द इन बल्वा केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बट इन केस ऑफ वेजाइना यहाँ पर केराटिन नहीं लगाएंगे। तो केराटिन नहीं लगाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपली हटा दो केराटिन, तो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। काफ़ी बार एग्जाम में हो सकता है कि वो आपको सिंपली ऐसे ना लिख के वो NK भी लिखते हैं, NK भी मतलब नॉन केराटिनाइज, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्वियसली दिस इज नॉन केराटिनाइज ने यहाँ पर केराटिन नहीं लगाया, तो ऐसे मत सोचना अरे नॉन केराटिनाइज का मतलब क्या हो गया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख दूँ कि नॉन केराटिनाइज्ड, हमको पता है ना केराटिन नहीं होता तो लिखने की जरूरत क्या है, लेकिन अगर एग्जामिनर मेंशन कर रहा है तो आप उसे अवेयर तो रहो उस चीज़ से। तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। शॉर्ट में अगर आप लिखोगे तो NKSAC लिख दोगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो न्यूबॉर्न की वेजाइना होती है, न्यूबॉर्न फीमेल की वेजाइना होती है, उसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, विच एपिथेलियम ट्रांजिशनल। लेकिन आपने याद एडल्ट की पूछेगा वो, तो एडल्ट में आपको ये बता देनी है। ओके, चल ये हम यहीं पे डिस्कस हो गया। ये फॉर्निक्स का एक बार इमेज और देख लो, तो 4 फॉर्निक्स बन रहे हैं। अगर हम एंटीरियर व्यू ले रहे हैं तो हमें कौन कौन से फॉर्निक्स दिखेंगे, लेटरल फॉर्निक्स दोनों। और अगर हम कौन सा व्यू ले रहे हैं, अगर हम ये वाला जो व्यू है ये एंटीरियर व्यू, और अगर हम लेटरल व्यू ले रहे हैं मतलब साइड से देख रहे हैं, तो साइड से आपको एंटीरियर फॉर्निक्स भी दिखेगा, पोस्टीरियर फॉर्निक्स भी दिखेगा। विद दैट ग्रेट, यहाँ पर मैंने यूट्रस का साइज, शेप, पोजीशन थोड़ी सी चेंज की है, और बॉल की लाइन भी चेंज की है, वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगी कि ऐसा मैंने क्योंकि इंटेंशनली है, ये जस्ट रैंडमली डायग्राम नहीं है। ये पहला पेज हमारा कंप्लीट हुआ, और पहला पेज अगर कंप्लीट हुआ तो हम दूसरे पेज की तरफ मूव कर सकते हैं, विच इज अ टाइप ऑफ सेल्स इन वेजाइना, कि वेजाइना में कौन कौन सी जो है टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि सिक्रीशंस बना रही होगी क्या, डेफिनेटली नहीं।
क्योंकि वजाइना में कोई सीक्रेशन बनते नहीं है। पहली बात तो सर वजाइनल सीक्रेशन जो आते हैं वो क्या है, तो वजाइना में जो बनने वाली सीक्रेशंस है वो वजाइना की सीक्रेशन नहीं है। ओके, मैं भी बोल रहा हूँ, इस लाइन को समझना है हमने कि वजाइना डज नॉट कंटेन एनी म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड। वजाइना में कोई भी ऐसी ग्लैंड, कोई भी ऐसी सेल नहीं है जो म्यूकस बनाती हो, तो वजाइना से जो सीक्रेशन आते हैं, वजाइना में जो सीक्रेशन सारे होते हैं वो कहाँ के डिस्चार्ज आते हैं, या तो वो सर्विक्स का फ्लूइड हो रहा होता है, या वो एंडोमेट्रियम से आ रहा होता है, यूट्रस से आ रहा होता है, या फिर वो बार्थोलिन ग्लैंड से आ रहा होता है जो हमने बल्वा के अंदर पड़ी थी। वजाइना खुद अपने आप में कोई भी सीक्रेशन नहीं बनाती है, ध्यान रखना। जब हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं तो वजाइना में 3 टाइप की मेजर सेल्स प्रेजेंट होती है। एक पेराबेजल सेल या फिर जिन्हें हम बेजल सेल्स बोल सकते हैं, दूसरे टाइप की इंटरमीडिएट सेल और तीसरे टाइप की सुपरफिशियल सेल्स। इन तीनों सेल्स की क्या खास बात है कि ये हार्मोन्स के हिसाब से काम करती है। जैसे कि पैराबेजल सेल और बेजल सेल पे किसी भी हार्मोन का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स दिस इज नॉन डोमिनेंट विथ नो हार्मोन, किसी भी हार्मोन से कोई डोमिनेंस ही नहीं आती है इनमें, ये हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो इंटरमीडिएट सेल टाइप की सेल है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब मिलता है तो इनकी डोमिनेंस हो जाती है, इनकी ज़्यादा मात्रा होने लग जाती है, ज़्यादा काम करती है। इंटरमीडिएट सेल कौन से हार्मोन के इफेक्ट में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इफेक्ट में। लेकिन वजाइना की जो सुपरफिशियल सेल्स है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के इफेक्ट में ज़्यादा तेज़ी से वर्क करती है, उनकी डोमिनेंस आ जाती है। तो ये जो इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल टाइप की सेल्स है, दोनों सेल्स का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट में काम करती है। इन दोनों सेल्स का काम क्या है कि ग्लाइकोजन स्टोर करके रखती है। ग्लाइकोजन इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जहाँ पर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है। मोनोपॉलीसैकेराइड है। तो दिस इज ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम किसका है, तो दोनों स्टोर करती है, इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल सेल। और इस ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए आपको भी कौन से हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, तो ईस्ट्रोजन, क्योंकि ईस्ट्रोजन की डोमिनेंस में सुपरफिशियल सेल एक्टिवेट होती है और किसको स्टोर करती है, तो मतलब आप समझ के चलो कि जब भी ईस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोजन ज़्यादा होगा। और यही सारी चीज़ें इस वजाइना का पीएच मेंटेन करती है। पीएच की बात आ रही है तो नॉर्मली हम ब्लड का पीएच पढ़ते हैं, लेकिन ये वजाइना के पीएच का डिस्कशन क्यों है। वजाइना के पीएच का डिस्कशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वजाइना का जो पीएच है नॉर्मली एसिडिक होता है। एसिडिक होने का मतलब जब हम पीएच स्केल देखते हैं तो पीएच स्केल 0 से 14 तक चलता है, जिसमें बीच में 7 है, और 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो माहौल कैसा हो जाएगा, अम्लीय। एसिडिक और 7 से 14 की तरफ चलेंगे तो माहौल कैसे हो जाएगा, एल्कलाइन। हम बोल रहे हैं कि वजाइना का पीएच इस बीच में कहीं ना कहीं स्टैंड करता है, 0 से 7 के बीच में। इट मीन्स नॉर्मली वजाइना का पीएच कैसा है, एसिडिक है। और ये एक इन्नेट इम्यूनिटी है, मतलब नॉर्मली वजाइना को जो बैक्टीरिया से बचाना है, वायरसेस से बचाना है, तो उससे बचाने के लिए इसका वजाइना का पीएच कैसा रखा जा रहा है, एसिडिक। अब ये वजाइना का पीएच एसिडिक मेंटेन हुआ कैसे, तो इसके लिए याद रखना है कि वजाइना में एक बैक्टीरिया जो वहीं पे रहता है, मतलब वहाँ का हैबिटेट है, इनहेबिटेड बैक्टीरिया है। तो ड्यू टू वजाइनल इनहेबिटेंट बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया जो वहीं पर रहता है, और इसका नाम तो आपने अपनी जबान पे 10 बार रख लेना है, दैट बैक्टीरिया इज डॉडरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, नाम से समझ में आ रहा है कि बेसिलाई है। बेसिलाई एक शेप होती है बैक्टीरिया की जो कि रॉड शेप को इंडिकेट करता है। बेसिलाई किसको इंडिकेट करता है, रॉड शेप को। तो दिस इज एन बेसिलाई बैक्टीरिया, डॉडर देन बेसिलाई बैक्टीरिया। उसकी 2 बातें आपने याद रखनी इस बैक्टीरिया का, कि पहली बात क्या है, ये बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव, और दूसरा ये एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया। इट मीन्स ये एसिड बनाता है नहीं, इट मीन्स ये एसिड से कलरफुल होता है। एसिड जब डालते हैं तो एसिड से कलर देता है, ओके, एसिड से दिखता है। लेकिन ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है तो बहुत इंपॉर्टेंटली एसिड बनाता है। कोइंसिडेंटली डॉडरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया के बारे में याद रखना है कि पहली चीज़ ग्राम पॉजिटिव है, सेकंड थिंग इज दिस इज एन एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया। ओके, इस डॉडरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंगली बात देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एज मैंने 4 एज फैक्टर्स लिखे हैं ब्लू कलर में। ओके, मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट एट न्यूबॉर्न चाइल्ड की वजाइना में, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उस न्यूबॉर्न की वजाइना में ये प्रेजेंट होता है, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसलिए याद रखना है कि जो इन्फेंट है और न्यूबॉर्न है उसकी वजाइना का पीएच कितना होगा, 4 से 5, यानी कि एसिडिक होगा, क्योंकि डॉडरलिन बेसिलाई इसमें प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही बेबी 10 से 14 दिन का होगा, आधे महीने का भी नहीं होगा, उससे पहले ये जो है डिसअपियर हो जाएगा। तो अगर मैं उसके बाद में 1-1.5 महीने के बच्चे की वजाइना का पीएच अगर चेक करूँगा फीमेल का, तो वो कैसा आएगा, एसिडिक आएगा नहीं, क्योंकि बेस्ट बैक्टीरिया चला गया, तो वो कैसे आने लगता है, एल्कलाइन, यानी कि 6 से 8 के बीच में आएगा। लेकिन जैसे प्यूबर्टी चालू होती है तो प्यूबर्टी पे बैक्टीरिया वापस से रीअपियर होता है। यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉडरलिन बेसिलाई बैक्टीरिया कब आता है लाइफ में, तो याद रखना है प्यूबर्टी पे आता है।
और प्यूबर्टी पे आते ही ये वापस से माहौल यहाँ पर जो है कैसा हो जाएगा, अगेन एसिडिक, इट बिकम अगेन एसिडिक। तो याद रखना है कि जो पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव एज है, मतलब मीनोपॉज तक, मीनार्के से मीनोपॉज तक, ये पूरा रिप्रोडक्टिव एज जो है 15 से 35-45 साल तक का लाइफ फीमेल की, उसमें पूरा पीएच कितना मेंटेन करके चलेंगे तो 4.5 से 5.5 या फिर 4 से 5। अगर कुछ भी याद रखना हो तो 4.5 से 5.5 याद रखें, और एक याद रखना हो तो 4.5। अगर आपसे कोई वन वर्ड में पूछेगी यार वजाइना का नॉर्मली पीएच कितना होता है, तो आपने 4.5 आंसर करना है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे चीज़ें थोड़ी बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है लेवल बढ़ता है, और एस्ट्रोजन बढ़ता है तो ग्लाइकोजन का स्टोर बढ़ेगा, और ग्लाइकोजन का अगर आपने स्टोर बढ़ाया तो ग्लाइकोजन यूज ज़्यादा करेगा। कैसे यूज ज़्यादा करेगा? तो एक्चुअली में ये जो डॉर्डरलिन बैसिलाई बैक्टीरिया है ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड एसिड है, और एसिड अगर बढ़ेगा तो पीएच कम होगा। सिंपल है आई थिंक। तो एस्ट्रोजन बढ़ा, ग्लाइकोजन का स्टोरेज बढ़ा तो ग्लाइकोजन ज़्यादा यूज आया, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बना तो पीएच कम होगी, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे पीएच मात्र 3.5 रह जाएगी। तो नॉर्मली कोई फीमेल की वेजाइना की पीएच पूछे आप 4.5 बताओगे, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी बताओगे, 3.5। इट विल मोर एसिडिक कंपेयर टू नॉर्मल डेज। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम है, जब 3 से 4 दिन 5 दिन ब्लीडिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे ब्लड आ रहा होगा, और ब्लड की पीएच आप जानते हैं, ब्लड की पीएच 7.35 टू 7.45। तो ये पीएच को थोड़ा चेंज करेगा, और अगर कोई ज़्यादा पीएच वाला अगर आप मिलाओगे तो पीएच थोड़ी बढ़ा देगा, और पीएच वापस से 6 to 8 कर देगा। इट मीन्स रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज हायर इन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स। अब आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी भी आपने क्या कर दी है, सप्रेस कर दी। जब ग्लाइकोजन स्टोरेज की बात करें तो ये बार भी पार्ट भी आपने याद रखना है कि जो वेजाइना का जो अपर पार्ट है, इस अपर पार्ट में ग्लाइकोजन का स्टोरेज सबसे ज़्यादा होता है। इस अपर पार्ट में ग्लाइकोजन का स्टोरेज सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब पीएच सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्टिल पीएच ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विक्स है उस सर्विक्स के सिक्रीशन भी आ रहे होते हैं वेजाइना में, क्योंकि वेजाइना के जस्ट खत्म होते यूट्रस का पार्ट आएगा, और यूट्रस का कौन सा पार्ट आएगा, सर्विक्स। तो वो सिक्रीशन कैसे होते हैं, यूट्रस से आने वाले, सर्विक्स से आने वाले, वो एल्केलाइन होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो जो एल्केलाइन सर्वाइकल म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है उसकी वजह से पीएच यहाँ पर कंपैरेटिवली अपर पार्ट में ज़्यादा आता है। लेकिन ग्लाइकोजन स्टोर भी अपर पार्ट में इसलिए ज़्यादा होता है, तो लोअर पार्ट की पीएच कंपैरेटिवली कम होती है। याद रखना, मैंने भी बोला था कि कोई वेजाइनल में म्यूकस सीक्रेटिंग जो है ग्लैंड नहीं होती, तो वेजाइनल जो सीक्रेशंस आ रहे हैं वो सर्विक्स के हैं, एंडोमेट्रियम के हैं, और बार्थोलिन ग्लैंड के हैं। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। याद रखना है कि ये जो वेजाइना की ब्लड सप्लाई है वो 3 मेजर आर्टरी से आपको मिल रही है। पहली डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी, दूसरा इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, और तीसरा मिडिल रेक्टल आर्टरी। और नर्व सप्लाई जो है यहाँ पर एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दोनों के इनर्वेशंस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेजाइना, एंड द डायरेक्शन ऑफ वेजाइना इज अपवर्ड एंड द बैकवर्ड। नॉर्मली हम प्रेज्यूम कर रहे हैं फीमेल अगर मान के चलो कि स्टैंडिंग पोस्चर के अंदर है, फीमेल अगर फीमेल इमेजिन की फीमेल अगर स्टैंडिंग पोस्चर में है, या फिर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द इरेक्ट पोस्चर, तो इन दैट सेंस आप इमेजिन करके चलें कि वेजाइना क्या ऊपर की तरफ होगी? नहीं, ये ऊपर की तरफ सीधी ऐसी कैनाल नहीं है, ये कैनाल पीछे की तरफ है, ऐसी की तरफ मूव कर रही है। मतलब एंगल जब मैं बनाऊंगा, नॉर्मली इमेजिन करके चलो कि अगर ये फ्लोर है तो आप सोच के देखो कि वेजाइना का कितना एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री? नहीं, डेफिनेटली ऐसे नहीं होता है। वेजाइना फ्लोर के साथ 45 डिग्री एंगल पे पीछे की तरफ बेंडेड होती है। कितना एंगल बनाना है अपने? 45 डिग्री। ओके, तो ये पीछे की तरफ गई, मतलब ये मूवमेंट कैसे हुआ, वेजाइना पीछे की तरफ डायरेक्ट हुई, और ऊपर की तरफ तो जा ही रही है, तो मतलब ये ऊपर और पीछे जा रही है, तो इसका जो है डायग्राम ऐसे बनेगा। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ वेजाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ वेजाइना इज मूविंग अपवर्ड बट इन बैक साइड, और बैक साइड में जब मूव करेगी तो फ्लोर के साथ एंगल बनाएगी। फ्लोर के साथ एंगल कितना होता है? दैट एंगल इज 45 डिग्री। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन फीमेल इज इन स्टैंडिंग पोस्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब फीमेल स्टैंडिंग पोस्चर में है तो वेजाइना फ्लोर के साथ में, या फिर हॉरिजॉन्टल जिसे कह सकते हैं, इस हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना डिग्री एंगल बनाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है यार इस 45 डिग्री का एंगल। अगर ये सारी चीज़ें आप यहाँ तक आ गई तो इट मीन्स आप वेजाइना के बारे में बहुत सारी बातें जान चुके हैं। ओके, वापस से जस्ट मैं एक पॉइंट रिवाइज कराता हूँ कि हमने क्या लर्न किया वेजाइना के बारे में, कि वेजाइना इज एन फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। आगे की तरफ से जहाँ पर इंट्रोइटिस वाले वहाँ नेरोस्ट होगी, पीछे की तरफ से बाइडस्ट होगी।
फंक्शन इसके कुछ हमने डिस्कस की कि सीक्रेशंस को बाहर निकालना, चाइल्ड बर्थ कैनाल की तरह काम करना, 4 बॉल है एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल बॉल्स है। इसके रिलेशंस हमने देखे, हमने बोले कि जब काटेंगे तो एच शेप की देखेंगे और 4 फॉर्निक्स बनेंगे। डीपेस्ट जो होगा वो पोस्टीरियर होगा और एंटीरियर वाला सबसे शैलेस्ट होगा। एंटीरियर बॉल 7 सेंटीमीटर या फिर 7.5 सेंटीमीटर का होगा, पोस्टीरियर बॉल 9 सेंटीमीटर का होगा। लेयर हमने डिस्कस किया कि 4 लेयर तो है लेकिन सीरियस लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, तो 3 बची, म्यूकस और मस्कुलर लेयर, मसल्स प्रेजेंट होगी। ओके, देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द एपिथेलियम यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम है, तो केराटिनाइज्ड है, नॉन केराटिनाइज्ड। फर्स्ट थिंग इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। ओके, कल्डे सैक के बारे में हमने डिस्कस किया, कल्डे सैक से फ्रूट निकालना, कल्डे सेंटेसिस। 2 चीज़ें याद रखनी है, कल्डे सैक इज ऑल्सो कॉल्ड द पाउच ऑफ डगलस और द यूटेरोरेक्टल पाउच। इनके अंदर फ्री फ्लूइड होगा तो पीआईडी को इंडिकेट करेगा और ब्लड प्रेजेंट होगा तो किसको इंडिकेट करेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर को। 3 टाइप की मैंने वेजाइना के अंदर सेल बताई, पैरावेजल सेल, इंटरमीडिएट सेल एंड सुपरफिशियल सेल। सुपरफिशियल सेल और इंटरमीडिएट सेल का काम है ग्लाइकोजन स्टोर करना इन इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिससे पीएच कैसी मेंटेन रहे। एसिडिक, सिंपल याद रखना वेजाइना की पीएच कैसी होती है, एसिडिक पीएच होती है नॉर्मली अकॉर्डिंग टू एज बोलें, नॉर्मली 4.5, इन प्रेगनेंसी 3.5। मीनोपॉज में कितनी हो जाएगी, वापस से 6 to 8 हो जाएगी बिकॉज ऑफ डॉडलन वेसिलाइज जा चुका होगा। इन केस ऑफ मेंस्ट्रुएशन 6 to 8 हो जाएगी वापस से ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन ब्लड। प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमने बोला कि वेजाइना से जो आने वाले सीक्रेशन से वो वेजाइनल सीक्रेशन नहीं होते हैं क्योंकि वेजाइना के अंदर कोई भी ऐसी म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड नहीं है। तो इन दैट सेंस जो वेजाइना की सीक्रेशन है वो कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम के या फिर सर्विक्स के या फिर पार्थोलिन ग्लैंड के सीक्रेशन है। वेजाइना की ब्लड सप्लाई हमने डिस्कस की, तो यहाँ पर 3 आर्टरीज है। एक वेजाइनल मैंने आपको डिसेंडिंग आर्टरी बताई, फिर डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी, दूसरा रेक्टल है, रेक्टम पीछे द मिडिल रेक्टल आर्टरी एंड द इंटरनल पेडेंडल आर्टरी। नर्व सप्लाई हमने बोली थी। डायरेक्शन ऑफ वेजाइना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, द डायरेक्शन ऑफ वेजाइना इज अपवर्ड एंड द बैकवर्ड। ओके, सेकेंड टॉपिक इज़ वॉर्म और द यूट्रस इज़ हेयर, बट अभी मेरे को लगता है कि इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है। इस क्लास में 14 मिनट्स और 15 मिनट बचे हैं, तो ये वॉर्म जो है यूट्रस वाला पार्ट है, इसके नोट्स मेरे पास प्रिपेयर्ड है। इसको मैं टेलीग्राम पे अभी आपको भेज दूंगा जिसको आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आप मेरे से ले सकते हैं या फिर मैं इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा। ओके, तो इसको मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिकॉज यूट्रस के अंदर समझने वाले पॉइंट बहुत सारा, तो ये अपने आप में एक लेक्चर है, तो इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के लिए आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि हमको लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए और यहीं पर हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट सवाल अगर आपके हैं तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछेगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन बुक जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा मेरे से। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो एप्लीकेशन हमारा था उसको हम वापस से जो है बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, मुस्कुराते हैं, ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। इज दैट ग्रेट, अमेजिंग एंड थैंक यू।